अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज हमारे साथ कर चुके हैं। ये करने वाले दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आज जो ही एक नए दिन का आगाज होता है, नई उम्मीद भी उसके साथ साथ शुरू होती है और वो उम्मीद ये होती है कि आज का दिन हमने कल के दिन से बेहतर गुजारना है। वो तमाम काम जो हम कल नहीं कर पाए वो आज मुकम्मल करेंगे, या वो सभी काम जो कि बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं उनमें मजीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। सो हमारी बेस्ट विशेस है, अल्लाह करे आपका आज का दिन कल के दिन से बेहतर हो। और ये वो दिन होता है जब चढ़ाई हम चढ़ रहे होते हैं, जिस तरह से मेंशन हम अक्सर करते हैं कि वीक में ट्यूसडे और वेंसडे के बाद कुछ आसरा होना शुरू होता है कि कोई बात नहीं है, वीकेंड आने वाला है। लेकिन स्टिल जी आई होप आपका ये मंडे ब्लूज वाला मामला ख़त्म हुआ और ट्यूसडे आप भरपूर तरीके से नई एनर्जी के साथ तैयार है। हमारे पास एज यूजुअल जी बहुत सारी खबरें हैं और मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा सुबह सुबह क्यों बैठ के। एनीवेज जी बहुत सारी खबरें हैं, पॉलिटिकल भी आपको पता है हम करते हैं। लेकिन कल हमने आपके साथ शेयर की थी किंग चार्ल्स की, प्रिंस नहीं किंग चार्ल्स के जो विंडसर कैसल में इनकी जो ताजपोशी का जश्न का सिलसिला जारी है, उस सिलसिले की एक और कड़ी है कि कल एक कॉन्सर्ट हुआ जिसमें बहुत जो कहते हैं ना स्टार स्टडेड किस्म का कॉन्सर्ट था और दुनिया के कई ममालिक में इस जश्न को भी देखा जा रहा है। और ये कॉन्सर्ट के हवाले से इमरान आपको बिल्कुल जी, किंग चार्ल्स की जो ताजपोशी थी इसके सिलसिले में एक जश्न मनाया गया और जश्न के सिलसिले में पुराने दौर में तो जश्न और तरह के होते हैं ना, अब कॉन्सर्ट्स होते हैं। नया दौर है, बादशाह वही है, तरीका वही है, लेकिन अब कॉन्सर्ट्स होते हैं। विंडसर कैसल की हम बात करें, इसके लॉन में ये कॉन्सर्ट हुआ और शाही खानदान के साथ 20,000 अफराद कमो बेच इसमें शरीक हुए, बहुत बड़ी तादाद थी। और इसके दौरान जो खूबसूरत ड्रोन और लाइट शो है इसका भी मुजाहरा किया गया, पूरे यूके के अंदर दुनिया भर के अंदर लाइव दिखाया गया। गुलकारा कैटी पेरी, पॉप ग्रुप टेकवेट, इसके अलावा कई मशहूर परफॉर्मेंसेज यहाँ पे मौजूद थी। दूसरी जानिब कॉन्सर्ट की अहम बात हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की इस कॉन्सर्ट में लड़ाका त्यारे में एंट्री थी, जो बड़े मशहूर हैं। फाइटर जेट में उन्होंने एंट्री दी और वो बड़े मशहूर है अपने स्टंट्स को लेकर, और कल भी ऐसा ही कुछ हुआ, उन्होंने दिखाया अपना आप यहाँ पे। बिल्कुल, और ये एक वीडियो दिखाई गई जिसमें टॉम क्रूज को जो फाइटर जेट है वो उड़ाते हुए किंग चार्ल्स के लिए एक पैगाम देते हुए देखा जा सकता है। और कॉन्सर्ट के दौरान शहजादा विलियम ने किंग चार्ल्स और अपनी दादी मलका एलिजाबेथ दोइम को खराज तहसीन भी पेश किया। कल का यह कॉन्सर्ट था जी और इसकी हाईलाइट जो थी वो यही थी कि जिसमें टॉम क्रूज की एंट्री को बहुत कल सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे थे कि जी वाह वाह क्या एंट्री है उनकी, और अंदर से उनका मैसेज आया उसने बहुत अट्रैक्ट किया लोगों को कि दैट्स वेरी डिफरेंट। और फाइटर जेट के हवाले से जिससे इमरान ने मेंशन किया कि वो अपने स्टंट्स को लेके बड़े मशहूर है, अपनी मूवीज हों और अब ये तो लाइव स्टंट का जो उन्होंने मुजाहरा किया, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। द बेस्ट पार्ट इज के जो ब्रिटिश नेशन है उसके लिए फेस्टिविटी जॉय इस इवेंट के अंदर आज भी मौजूद है। और जो कुछ एक क्रिटिसिज्म का सा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि देयर आर सर्टेन पीपल हु डू नॉट लाइक किंग एंड वो इस सेरेमनी को भी अपने टैक्स के पैसे से जो हो रही है गलत समझते हैं, वो उस तासुर की भी काफ़ी हद तक नफी है, बिकॉज इट वॉज जैम पैक्ड। हम अगर विंडसर कैसल के लॉन की बात करें। दूसरी जानिब कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं है, नॉट इन टर्म्स ऑफ गेम। पाकिस्तान की टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान बोर्ड के लिए जो साजिशें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। एशिया कप जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कि मुसलसल रोड़े अटकाने की कोशिश करता रहता है, पाकिस्तान और यूएई टीम भेजने को तैयार नहीं है। भारत क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान है वो हाइब्रिड मॉडल के जरिए एक इस सीरीज को कराना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो इंडिया का जो मैच है वो यूएई में करा लिया जाए। भारतीय मीडिया का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के गुज़िश्ता इजलास में अम्मान ने भी जो एशिया कप है उसकी मेज़बानी करने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। कंडीशंस को देखते हुए श्रीलंका एक मुनासिब वेन्यू है और भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि दुबई में होने वाले 2018 जो एशिया कप है इसमें खिलाड़ियों को मौसम की वजह से 2018 के कप में कई मसाइल का सामना करना पड़ा था। एशिया कप की श्रीलंका मुंतकिली का फैसला जय शाह की इंडियन टीम पाकिस्तान ना भेजने के वक्त से टेबल पर रहा है और काफ़ी अरसे से इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान में न सिर्फ ये ना हो बल्कि जितने भी इवेंट्स अगर इंडिया में ही हो तो बेहतर है। दिस इज व्हाट बीसीसीआई वांट्स। बिल्कुल, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, एशिया कप जो है श्रीलंका में करवाने की हमायत कर चुके हैं। और ये भी वाज़ेह रहे कि पीसीबी वाज़ेह तौर पे अपना क्लियर स्टांस अपनाया हुआ है पीसीबी ने कि एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। पीसीबी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल की जिस तरह से इमरान ने कहा कि तजवीज़ दे चुका है और पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पे ब्रॉडकास्टर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं
और चेयरमैन जो पीसीबी हैं और मैनेजमेंट कमेटी है नजम सेठी समेत कई अहदेदारान ने मुलाकात के लिए इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है, जो कि मेज़बानी पाकिस्तान के पास है एशिया कप की और भारत तैयार नहीं है इंडियन टीम और यूएई टीम को भेजने का। क्वाइट कंसर्निंग। अब देखते हैं आगे क्या फैसला होता है इस मीटिंग के बाद, इस इजलास के बाद। बहुत धचका लगेगा पाकिस्तान की उन कोशिशों को जिसमें पाकिस्तान ये चाहता है कि क्रिकेट पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, हमने इसको पॉसिबल किया है। पीसीबी का बिल्कुल सही मौक़िफ़ है और दूसरी जानिब भारत की हठधर्मी है श्रीलंका को, जिसमें वो लालच दे के चाहता है कि पाकिस्तान से एशिया कप और फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी चली जाए, फिर वर्ल्ड कप भी इंडिया से चला जाए। इंडिया खुद वर्ल्ड कप इंडिया में ही कराना चाहता है। सो पीसीबी इंडीड इज इन अ ट्रबल। देखते हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है, अब इस पर आपको आगाह करते रहेंगे। और मुल्क में सियासी हंगामा खेजी किस जानिब है, ये आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर है। अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या एक रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट के पास? वो तो फिर सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए ही अपने फैसले पे तो अमल दरामद ना सही लेकिन कम से कम सजा दे सकते हैं इस हुकूमत को। क्या उस तरफ वो जाएंगे या उससे पहले जो तमाम जमातें इनके दरमियान कोई इत्तेफाक राय हो जाए? तो डेफिनेटली अगले जो ये कुछ दिन है they are very critical and they will decide and determine कि चीजें किस तरफ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट कल प्रेस रिलीज आई है इस तरफ से। इससे पहले हम अगर तसलसल देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, आसिफ जरदारी साहब ने इस पर बयान दिया, एंड देन कल बाकायदा तौर पर पीटीआई के कायद के लिए आईएसपीआर की तरफ से ट्वीट आई, चूंकि उनके एक हाजिर सर्विस ऑफिसर के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन पर बाकायदा तौर पर उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया अपने कत्ल की मनसूबाबंदी के लिए, जो बहुत संगीन इल्ज़ाम हैं किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी शहरी के ऊपर। और फिर ओबियसली अगर उसका ताल्लुक किसी हसास और अहम इदारे से है तो वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है सिचुएशन। एक तो आप इन इल्जामात के तनाजुर में अब सूरत हाल किस जानिब जाते देखते हैं कामरान, और दूसरा फिर कल फवाद चौधरी साहब जो कि मैं ट्विटर पे देख रहा था आपके गोवा विजिट को भी बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे कि शायद इट वाज काइंड ऑफ अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप फ्रॉम पीडीएम एंड यू आंसर्ड इट वेल। कल उन्होंने आके टेलीविजन के ऊपर भी और ट्वीट के जरिए भी इजहार किया और उन्होंने कहा जी कि गैर जरूरी है, उनको समझ नहीं आया। इफ समबडी इज एक्चुअली सेइंग कि जी मुझे फलां शख्स के ऊपर शक है तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। योर टेक ऑन दिस? देखिए, ये मेरे ख्याल में काफी अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि जब से इमरान खान तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और जो उनकी क़यादत है उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन जब से नए आर्मी चीफ आए हैं अगर आप देखें तो उनकी तरफ से सिर्फ आईएसपीआर एक आध स्टेटमेंट के अलावा बाकी बिल्कुल वो जो फौज के प्रोफेशनल मामलात हैं उसी हवाले से प्रेस रिलीजेज आती हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि अंडर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बाकायदा तौर पर किसी ऐसे मामले के ऊपर जिसका ज़ाहिर है कि सियासत के साथ भी ताल्लुक है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी की है और अपने एक फौजी अफसर को जो एक अहम पोजीशन पर इस वक्त तैनात हैं उनका दिफा किया है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें तो पहले भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई थी, अब ये लग रहा है कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज की क़यादत है, उनकी सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया है और इस तरीके के इल्जामात इमरान खान साहब लगा रहे हैं। और फौज के अंदर एक जो लोग जानते हैं एक सिस्टम है कि कोई भी जो फैसला अगर गलत और सही है वो कोई इंडिविजुअल तो नहीं करता। कोई भी अगर फैसला है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जब एक अफसर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो फौजी क़यादत के ऊपर एक्चुअली इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल में ये आईएसपीआर की और फौजी क़यादत की मजबूरी थी कि वो इस चीज का जवाब दे। लेकिन वो कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल। आपने फवाद चौधरी के बयान की बात की, असद उमर ने एक और टीवी चैनल पे ये कहा कि बल्कि उन्होंने एक मशवरा दिया कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बेहतर है कि इमरान खान साहब और जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर वन ऑन वन एक बंद कमरे के अंदर बैठकर मीटिंग कर लें और जो भी के हवाले से खदशात हैं उनको दूर कर लें। तो मतलब बुनियादी मकसद जो मेरा भी अपना कंसिडर्ड व्यू है कि इमरान खान साहब को जब से फौज की नई क़यादत आई है जो वो चाहते हैं कि उनको अप्रोच किया जाए, उनकी बात सुनी जाए, वो उस तरह का रिस्पांस जो है फौज की तरफ से मिला नहीं है। मौजूदा जो फौज की क़यादत है वो ये कहती है कि जो सियासी मामलात हैं वो सियासी लीडरान और सियासी क़यादत अपने बैठकर हल करे और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो ऑफेंसिव लेटेस्ट लॉन्च किया है, पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे, कबल अज़ वक्त इंतखाबात का होते नजर नहीं आ रहे, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो शायद उन्होंने एक पता फेंका है कि मैं दबाव बढ़ाऊं और हो सकता है कि यहाँ पे भी यही पॉइंट हम आपसे अगर मेरा सा एलेबोरेट करना चाहिए क्योंकि इस जो नई फौजी क़यादत है ऑब्वियसली इनका आते ही बहुत एक क्लियर स्टांस रहा था कि
फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। और इससे पहले भी कई दफ़ा ISPR की जानिब से भी एक क्लैरिटी दी गई है। अब इमरान खान साहब एक तरफ तो अगर आपके मुताबिक या जिस तरह से आपका एक स्टांस है कि बातचीत करना चाहते हैं उनसे, उनको वो चाहते हैं कि कोई उनको अप्रोच करे, और दूसरी जानिब इस तरह के संगीन इल्जामात लगाना, नाम लेके डायरेक्टली टारगेट करना, अब तो वो किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नई क़यादत उनके साथ बैठे बात करे और उनको जिस तरह की सपोर्ट वो चाहते हैं उनको दी जाए? देखिए, ये पॉलिसी है किसी न किसी तरह से PMLN की और नवाज शरीफ की, आप जिसे कह लें कि ऑफेंसिव, अगर आप ऑफेंसिव होंगे तो वो मजामत करेंगे तो मफामत होंगी। ये मरीम नवाज ने भी बात कही थी। अगर आपको याद हो कि नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में जो एक रैली से PDM की खिताब किया था, जिसमें पहली दफा उन्होंने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा और जनरल फैज का उन्होंने नाम लिया था कि ये रिस्पॉन्सिबल है उनकी हुकूमत गिराने में, इमरान खान को लाने में, और उन्होंने उनके एहतसाब का मुतालबा किया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जनरल बाजवा ने अप्रोच किया था, इवन नवाज शरीफ को पैगामात भिजवाए थे कि वो बराह रास्त उनके ऊपर हमले ना करें, और अगर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लें तो वो बेहतर है, क्योंकि बराह रास्त हमले करते हैं तो उससे उनकी अथॉरिटी जो अंडरमाइन होती है। मतलब ये कि जो नवाज शरीफ की वो अप्रोच थी वो काम कर गई। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी उस तकरीर के बाद PMLN और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों का आगाज हुआ। तो सेम जो पॉलिसी है मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपना रहे हैं कि जब उनको और किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा तो उनका ये ख्याल है कि अगर वो एक सीनियर फौजी अफसर को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाएंगे, टारगेट करेंगे, तो हो सकता है कि फौज जिस तरह नवाज शरीफ को अप्रोच किया था उनको भी अप्रोच करे कि आप ये काम ना करें, और उससे हो सकता है कि उनका कोई रास्ता निकल आए और फौज की क़यादत के साथ एक मफामत। एक बात हमें कामरान मालूम है कि इमरान खान बीइंग अ क्रिकेट प्लेयर जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ाते हैं, अपनी फील्ड प्लेसिंग चेंज करते हैं और बैट्समैन को अंडर प्रेशर लाके और फिर कोशिश करते हैं कि कोई एक बॉल अच्छी पड़ जाए और वो आउट हो जाए। बिल्कुल ऐसी टेक्निक नवाज शरीफ के मामले में उनकी रही और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। नवाज शरीफ साहब की सियासत को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया उन्होंने। हालांकि एक वक्त था जब पंजाब में नवाज शरीफ साहब के अलावा शायद कोई रहनुमा मकबूल नहीं था, और अब इमरान खान साहब ने काफ़ी हद तक टेक ओवर किया इस पोजीशन को। अब अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, मैं सिर्फ कल की स्टेटमेंट तक महदूद रहना चाहता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट या कल ISPR ने जो ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी बयान जारी किया कि जी हमारे लिए ये नाकाबिले कबूल है। ये नाकाबिले कबूल का जो लफ्ज़ है, इससे क्या मुराद आप समझते हैं बीइंग जर्नलिस्ट? क्योंकि इमरान खान ने तो जो कहना था वो कह दिया। कल जब परसों उन्होंने नाम लिया तो बाकायदा उन्होंने ये साथ कहा कि मैं नाम ले लेता हूं, एंड देन ही मेंशन द पर्सन। तो इसके बाद अगर नाकाबिले कबूल है ये ISPR के लिए, तो क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन हम एक्सपेक्ट करें, कोई कानूनी कार्रवाई एक्सपेक्ट करें? व्हाट आर द ऑप्शंस? आई थिंक इंडिकेशन तो यही है कि ये पहला मरहला है कि बाकायदा तौर पर अगर इमरान खान के इल्जामात को रिबट किया गया है, और इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि अगर किसी को कोई कंसर्न और खदशात हैं तो उनको कानूनी तरीका अपनाना चाहिए, ना कि पब्लिकली इस तरह के इल्जामात लगाने चाहिए। तो ये ऐन मुमकिन है। इससे पहले जैसे आपने कहा कि जो PDM के मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो इमरान खान को इस हवाले से तनकीद का निशाना बना चुके हैं, और फिर ISPR की तरफ से ये बयान सामने आना, और उसमें उन्होंने कहा कि भी हम कानूनी चाराजोई करने का हक भी महफूज रखते हैं। तो ये मुमकिन है कि एक जब इमरान खान ने फौज के मुताबिक एक रेड लाइन क्रॉस की है तो शायद उनको पैगाम दिया गया है कि इनफ इज इनफ। नाकाबिले कबूल का यही मतलब है कि ठीक है, फिर जो भी इसकी लीगल रेमेडी है यदि जो है उसको अपनाया जाएगा। दूसरा ये पैगाम वाज़ेह है कि अगर इमरान खान समझते हैं कि फौज के एक सीनियर अफसर को वो तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे और जो फौजी क़यादत है वो खामोश रहेगी, तो ये भी उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में जो बैटल लाइंस जो हैं वो आप कह सकते हैं कि क्लियरली ड्रॉ हो चुकी हैं, और चीज़ें तो पहले ही पता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। शायद एक तरफ इमरान खान, असल में प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया, आपको पता है कि वो फौरी इलेक्शन चाहते थे। उन्होंने 2 अदद लॉन्ग मार्च भी किए, उसके अलावा कई उन्होंने रैलीज भी की, और बहुत फिर आखिर में उन्होंने पंजाब और KP की जो असेंबली है वो भी डिसॉल्व कर दी। तो अगर आप देखें तो उनका वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, और दूसरी तरफ उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात में या जो बर्फ है वो नहीं पिघली, तो वो अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और लगता है कि चीजें जो हैं उनको शायद एहसास हो गया है कि इवन के नई फौजी क़यादत आने के बाद भी जो हालात हैं उनके लिए किसी भी तरह से साजगार नहीं है। तो वही वाली बात, कैलकुलेटेड एक मूव उन्होंने खेला है कि अगर वो टारगेट करे फौज के एक सीनियर अफसर को तो शायद कोई उनको एक ओपनिंग मिल जाए, मामला बेहतर।
ठीक हो गया। अच्छा कामरान, दूसरी जानिब ये जो IMF वाला मामला है, जो हम मुसलसल बात भी कर रहे हैं कि इकॉनमी को सहारा देने के लिए IMF प्रोग्राम में जाना बहुत ज़रूरी है, पर अनफॉर्चुनेटली IMF ने हुकूमत पर फिर अदम एतमाद का इजहार किया है और जो 17 मई को होने वाला इजलास में उसमें पाकिस्तान के प्रोग्राम को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। सो हाउ डू यू सी, अब चूँकि बजट भी करीब है और सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत भी बहुत मुश्किल में है और इसका सारा इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक के ऊपर आएगा, IMF प्रोग्राम की बहाली इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि IMF की प्रोग्राम की बहाली तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में और कोई ऑप्शन नहीं है, इंतहाई ज़रूरी है। और ये मामला अगर आप देखें कि जनवरी के बिल्कुल आखिर में ये IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान आया था, 10 रोज़ वो यहाँ पे रहा और इवन उस वक्त की तवक्को की जा रही थी कि 10-11 रोज़ जो मुज़ाकरात होंगे तो कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उसका मामला तय पा जाएगा। लेकिन जनवरी और फरवरी का आगाज़ ले लें और अब मई में हम बैठे हैं और अभी तक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो शेड्यूल आया है, जो उनकी बोर्ड की मीटिंग है, उसमें पाकिस्तान का किसी भी तरह का कोई ऐसा जो है वो इंडिकेशन नहीं है कि पाकिस्तान एजेंडे पर है। तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। आई थिंक प्रोबेबली शायद हम 2-3 महीने तो गुजार लें, लेकिन वैसे भी जून में ये जो प्रोग्राम है पाकिस्तान का IMF का वो ख़त्म हो रहा है। तो लगता ही ये है कि अगर ये प्रोग्राम ख़त्म भी होता है तो ये प्रोग्राम एक लिहाज से अधूरा ही रहेगा। जितने पैसे पाकिस्तान को मिलने चाहिए तो वो मिले नहीं। और मेरे ख्याल में चीज़ें जो है, असल इशू तो है यही कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बयानात बाकी चीज़ों की अपनी जगह पे, लेकिन की थिंग इज़ योर इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो है वो सम और दी अदर जितने पाकिस्तान ने डिफिकल्ट डिसीजन लिए, पेनफुल डिसीजन लिए, तमाम जो आई थिंक 95% जो शराइत हैं IMF की मानी और उसके बावजूद कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। और देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। बट एटलीस्ट ये लग रहा है कि मेरे ख्याल में कुछ लोग जो है इवन विद इन द गवर्नमेंट दे आर नाउ डिसअपॉइंटेड और वो कोई इतने पुरुमीद नहीं है कि इतना जल्दी साथ को ब्रेक थ्रू होगा। अच्छा, जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में कहा ना कामरान, कि चीज़ें फाइनल राउंड में दाखिल हो रही है, बिल्कुल ऐसा लगता है। ISPR का बयान आ गया कि अब ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। कोर्ट ने 14 मई की तारीख दी थी, सिर्फ 5 दिन का वक्त बाकी है। और दूसरी जानिब तौहीने पार्लियामेंट के ऊपर हतमी तौर पर बातचीत हो रही है कि इस हवाले से भी अब पार्लियामेंट डू और डाई सिचुएशन के अंदर आ गई है कि वी शुड टेक एक्शन, हमें अपने सर्वाइवल के लिए करना है। कब तक हम प्राइम मिनिस्टर्स की बलि चढ़ाते रहेंगे, ऐसी तकारीर भी हुई हैं। तो इस फाइनल राउंड के अंदर अगर मैं ISPR को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब PTI की भी काफ़ी हद तक बात हो गई। हुकूमत और कोर्ट या अदालत के दरमियान जो मामलात हैं, इस पर मजीद क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन इस वक्त बाकी हैं, क्या लग रहा है आपको नेक्स्ट 5-6 डेज कुछ हो सकता है? आई थिंक सुप्रीम कोर्ट जाहिर है कि अगर इन फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो होता नजर नहीं आ रहा, तो वो तो बड़ा वाज़ेह ऑप्शन है कि वो उनके खिलाफ तौहीन अदालत कर सकते हैं और किसी वजीर को या इवन प्राइम मिनिस्टर को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन माजी के मुकाबले में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि माजी में ये होता था कि आम तौर पर एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पर होते थे और उसके नतीजे में गवर्नमेंट के लिए रेजिस्ट करना इतना जो है वो आसान नहीं होता था। जो भी फैसला था फिर उस पर अमल दरामद करवाया जा सकता। अब जो सिचुएशन है, अगर आप देखें कि एस्टैब्लिशमेंट अगर इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रही तो कम अज कम वो अलाइन नहीं है विद द सुप्रीम कोर्ट। तो उससे क्या एडवांटेज इस गवर्नमेंट को हुआ है कि जितनी वो बोल्ड वो स्पीचेस कर रहे हैं, जितना वो कन्फ्रंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो उससे एक बात का अंदाजा होता है। मुझे तो ये लगता है कि इवन अगर हुकूमत या उसके किसी वजीर या इवन वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस फैसले के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया जाएगा। कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन, राइट कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वक्त हमारा खत्म हो गया। सीनियर सहाफ़ी तजियागार कामरान यूसुफ अपना तजिया मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जो जिनका ताल्लुक सियासत से भी है और दिफा से भी है, इस पर हम बात कर रहे थे, आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त सूरत हाल मुल्क की बिल्कुल अच्छी नहीं है, न मुआशी तौर पर न सियासी तौर पर। हमारी वंस अगेन दुआ है कि चीज़ें ठीक हों। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक
टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। पाकिस्तान में खवातीन के रोल के हवाले से तो आपको पता है कि खवातीन किसी भी मैदान में किसी से भी कम नहीं है, लेकिन आज जो हमारी मेहमान है उन्होंने स्क्वॉश में कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। उन्होंने दूसरी तौसीम खान जो पाकिस्तान विमेन सीनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप है 2023 अपने नाम की है, और इसके अलावा 3 बार पाकिस्तान जूनियर ओपन अंडर 19 भी अपने नाम कर चुकी हैं। यूएस जूनियर कॉन्सोलेशन राउंड फाइनल अपने नाम कर चुकी हैं और इसके अलावा बेशुमार इनके पास टाइटल्स हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं और इन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि जब इनका इंट्रो आया था तो वो ये थी इतने ज़्यादा माशाल्लाह इनकी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स है, ये हम अली की बात करें उन्हीं से जान कर लें। महविश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महविश, वेलकम टू एक्सप्रेसो। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ग्रेट टू हैव यू। महविश, सबसे पहले एज अमला सेड हमें बताइए आपने अब तक कौन कौन से मेजर बड़े टाइटल्स हैं? वैसे तो आप अंडर 19 नंबर 1 हैं इस वक्त, यही बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, लेकिन टाइटल कौन कौन से ऐसे हैं महविश जो अभी तक आप जीत चुकी हैं? अभी तक तो ये है कि पिछले साल तो सारे जो जूनियर टाइटल्स थे जो इस्लामाबाद में थे, सर्किट 1, सर्किट 2, सर्किट 3, जो बहुत बड़े मतलब इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान के, तो वो जूनियर के इवेंट्स होते हैं, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीती हूँ 3 टाइटल्स। और अभी फर्स्ट टाइम मैंने सीनियर में टाइटल जीता है, जूनियर होकर सीनियर में टाइटल जीता है। अच्छा, तो मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ उस बात पे। और जूनियर मतलब एज ए जूनियर जब आप सीनियर जीतते हो तो आपको एक अलग खुशी मिलती है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। जबरदस्त। अच्छा महविश, और यूएस जूनियर का जैसे आपने बोला, जी बोलिए बोलिए, जी। कंप्लीट कीजिए अपनी बात, कंप्लीट कीजिए। यूएस जूनियर का जैसे आपने बोला कॉन्सोलेशन राउंड जीती थी, उसमें बहुत मतलब थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ गए थे, बट मैंने अपना फुल दिया और मैं जीत कर आई थी। जबरदस्त। अच्छा महविश, अभी तो आप अंडर 19 जिस तरह से आपने खुद भी बताया कि नंबर 1 है, लेकिन आपका ये जो स्क्वॉश का जर्नी है हम ज़रूर चाहेंगे ये आपने स्टार्ट किससे इंस्पायर होकर किया, और आपको क्या शौक था स्क्वॉश खेलने का, या आपकी फैमिली में या किसी ने आपको मोटिवेट किया कि आपने स्क्वॉश को ऑप्ट करना है? असल में मेरी फैमिली स्पोर्ट्स में इतना इन नहीं, सिर्फ मेरे बाबा इन थे, बाकी जो मेरी फैमिली थी वो इतनी इन नहीं थी। मेरी मम्मा बहुत दीन वाली मतलब औरत है, वो कहती थी कि बस पारे के लिए जाओ, सबक पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये वो नमाज टाइम पे पढ़ो। तो लेकिन मेरे बाबा को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था और हम भी मतलब एक्टिव थे स्पोर्ट्स में, और स्कूल में भी परफॉर्मेंस दे रहे होते थे। बैडमिंटन में ज़्यादातर खेलती थी स्कूल में, लेकिन जब हमने जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर वाइन को टीवी पर देखते थे तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं भी स्क्वॉश ट्राई करना चाहती हूँ। अच्छा। और मेरा भाई भी है, वो हम दोनों ने एक साथ ट्राई किया, मतलब खेलना फिटनेस के लिए ऐसे ही। लेकिन जब हमने धीरे धीरे टाइटल्स लेना शुरू की, थोड़े बहुत मैचेस जीतना शुरू किए, तो मेरे बाबा ने बोला नहीं, इनको अब चाहिए कि ये प्रोफेशनल होकर खेलें। तो मेरे बाबा ने पे हम पर बहुत फोकस किया, हमें बहुत मतलब ट्रेनिंग करवाई, सब चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल की, फिर हम कहीं जाकर अभी। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके अब्बू भी फिर उतने ही एहसास के हकदार हैं जितनी आप हैं। आपने तो मेहनत की, लेकिन अगर वो सपोर्ट ना कर तो शायद महविश आज हमारे सामने इस तरह ना बैठी होती। अच्छा महविश, हमें थोड़ा सा इंटरनेशनली इस वक्त जो स्क्वॉश खेली जा रही है और हम जो डोमेस्टिक स्क्वॉश खेल रहे हैं, मैं चाहूँगा चूँकि आपने दोनों एरिनास के ऊपर खेला है, कितना फ़र्क आप फील करती हैं, और क्या हमारे जो स्क्वॉश कोर्ट्स हैं और हमारे जो ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं आर दे इक्विवेलेंट टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, या फिर कहीं हम थोड़ा पीछे चले गए हैं? क्योंकि एक वक्त में तो स्क्वॉश का हर वर्ल्ड टाइटल हमारे पास रहा है, तो अभी क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? सही बात मैं कहना चाहती हूँ कि स्क्वॉश जो पाकिस्तान में अभी है वो बहुत चेंज है, जो फॉरेनर है अच्छा। उनसे बहुत चेंज है। Okay. और हमें बहुत कुछ चीज़ें ठीक करनी है, बहुत चीज़ों पर काम करना है, क्योंकि जो प्रोफेशनल जो खेलता है उनके लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में जैसे आपने बोला कि पहले तो बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, अब वो नाम नहीं है, क्योंकि हमारे जो बाकी जो कंट्रीज है वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, वो लोग बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वो लोग बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी एडवांस ट्रेनिंग आए, उनकी प्रॉपर एक शेड्यूल होता है उनका, जो कि मतलब हम प्लेयर्स तो पाकिस्तान के साथ है, कभी क्या हो जाता है, कभी स्क्वॉश बंद हो जाता है, कभी कोर्ट्स बंद, कभी कोई मौका नहीं मिलता खेलने का, टूर्नामेंट्स नहीं आते या फिर फॉरेनर एक्सपोजर हमें नहीं मिलता। वो लोग जो फॉरेनर जो है वो बहुत मतलब उनका अपना एक शेड्यूल होता है, कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, उनकी प्रॉपर डाइट होती है,
प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर एक उनका रूटीन सिस्टम होता है। और ज़्यादातर जब आप बाहर खेलते हो या आप कोई मैचेस खेलते हो, टूर्नामेंट खेलते हो जो बाहर प्लेयर्स के साथ खेलते हो, तो उनसे आपको बहुत फायदा मिलता है। आप उनकी चीजें सीखते हो, उनके साथ Obviously. खेलते हो, अच्छा, मैं भी कुछ चीजें अडॉप्ट करते हो। ये जो अभी आप बात कर रही हो ऑब्वियसली ट्रेनिंग की और फैसिलिटीज की, अनफॉर्चुनेटली जितने भी एथलीट्स आते हैं उनका यही शिकायत होती है कहीं ना कहीं कि हमें उस तरह से जब हम बाहर जाके खेलते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि उनकी बड़ी एडवांस ट्रेनिंग होती है। आप जब खेलने जाती हो तो आपको क्या इस तरह की सपोर्ट या ट्रेनिंग या कैंप्स आपके लगते हैं कि आप जाती हो और उनके मुकाबले पे फिर आप टाइटल जीत कर भी आई हो, या आप अपने तौर पे ये ट्रेनिंग्स करती हो, आपका कोई पर्सनल कोच है जो आपको ट्रेन करता है, या इसकी कोई फेडरेशन या दीगर मामलात आपको इसमें हेल्प करते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मुझे फेडरेशन लेकर गई थी एशियन जूनियर के लिए थाईलैंड, वो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था बाहर, लेकिन उसके बाद फिर आई गेस 1 साल हो गया है और मतलब मुझे कोई टूर्नामेंट नहीं मिला उनकी तरफ से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करे, मुझे लेकर जाए, मैं उनके लिए टाइटल्स लेकर आऊँ। और जैसे आपने ट्रेनिंग का बोला तो कैंप्स वगैरह तो फेडरेशन में लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग गर्ल्स को मतलब मैं ये कहती हूँ कि इतना वो नहीं करते जितना बॉयज़ को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और इसी तरह जो भी टूर्नामेंट खेले वो हमने खुद ट्रेनिंग करके, मैं भी कराची में सिंध एकेडमी में हूँ, अदनान सर उनके प्रेसिडेंट है, तो उनने सारा सिस्टम बनाया। हम इसीलिए कराची में, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। इधर मैं कहीं जाके खड़ी हुई हूँ और इसी की वजह से मतलब वही ट्रेनिंग मैं यहाँ कर रही हूँ, लेकिन फॉरेन जैसे आपने बोला बाहर के टूर्नामेंट में खेलती हूँ, ये अनफॉर्चुनेटली मतलब हम खुद करते हैं। अगर वैसे हुकूमती सतह पर कुछ थोड़ी बहुत एफर्ट हमें नजर आती है इस वक्त, तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की नजर आती है। अक्सर एथलीट इसका जिक्र करते नजर आते हैं एंड समहाउ ये जो एक नेग्लिजेंस है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, आई बिलीव मैविश। लेकिन थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल हु सपोर्ट द प्लेयर्स लाइक यू, जो कि अपनी मेहनत से आगे आते हैं और माशाल्लाह इतना नाम पाकिस्तान का बनाते हैं। जो लोग देख रहे हैं हम उनसे कहते भी हैं कि आपको सपोर्ट करें। इन दी एंड मैविश, एक तो ये कि जो यंग प्लेयर्स, आपसे यंग प्लेयर्स ओबियसली या प्रोफेशनल ना खेलने वाले आपको देख रहे हैं, फीमेल प्लेयर्स, उनको कुछ कहिए और एनीथिंग दैट यू लाइक टू से थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, यू वेलकम। ओके, मैं ये कहना चाहती हूँ जो यंग प्लेयर्स हैं मेरी तरह, जो खेलना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़े, मेहनत हमेशा जारी रखें। चाहे आपको उसका पल जल्दी मिले या लेट मिले, सब्र करें उस पर, कंसिस्टेंट रहें, सब्र करें, 3 साल बाद आपको जरूर उसका सबब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच मैविश, आपका बहुत शुक्रिया और आपके घर वालों को भी बहुत खराज तहसीन जो आप जैसी बच्चियों को सपोर्ट है, स्पेशली योर फादर। मैविश अली हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट खला के उस पार का, जिसमें हम कुछ स्पेस की बातें करते हैं और आज के सियारे के बारे में वकार मलिक डिस्कस करें। दिखाते हैं आपको आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। खला के उस पार आज हमने सफ़र करना है वीनस की जानिब। गुज़श्ता सेगमेंट में हमने बात की थी मरकरी की, मरकरी के सरफेस टेम्परेचर की, मरकरी किस रफ्तार से सूरज के गिर्द घूम रहा है और मरकरी के जो टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन है वो कितनी ज़्यादा है, 600 सेंटीग्रेड। आज का जो हमारा प्लानट है वो है वीनस। खला के उस पार में हम वीनस पर बात करेंगे और बहुत ही खूबसूरत पूरे आसमान के ऊपर अगर आप देखें तो चाँद के बाद जो मोस्ट ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो आपको वीनस दिखाई देता है। इसी वजह से किसी भी बच्चे को ये समझाने में दिक्कत हमें पेश नहीं आती कि रात को उसने वीनस अगर देखना है तो उसने किस तरह देखना है। यानी चांद के बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो वीनस है। इतना रोशन है कि इवन ये शैडोज क्रिएट करता है, एक साया पैदा करता है। अगर चांद ना हो और मुकम्मल तौर पे अंधेरी रात हो तो इसका एक साया पैदा होता है, इतना ये ब्राइट है। वीनस के फासले की बात कर लेते हैं तो ये जो फासले हैं ये हमारे बच्चों की और इवन हर इंसान के एक फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, हर बच्चे के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और ये बहुत आसान भी है क्योंकि ज़मीन से जो सूरज का फासला है वो तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसको 1 AU कहते हैं। बट इस वक्त हम उस पैमाने की तरफ नहीं जाते और इसको आसान रखते हुए
करोड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़। सो 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो ज़मीन से सूरज का फासला है। और इसी तरह आपको पता है कि आगे वीनस आता है, तो वीनस का जो फासला है सूरज से वो तकरीबन आजकल 10 करोड़ किलोमीटर है। सो हम एवरेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसी तरह जो मरकरी है उसका एवरेज डिस्टेंस 5.8 या तकरीबन आप यूँ समझिए 5 करोड़ 80 लाख उसका एवरेज डिस्टेंस है, जो कि 7 करोड़ किलोमीटर तक भी चला जाता है। ये जो एवरेज डिस्टेंस का अगर आप ज़हन में रखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट एक्चुअली किस जगह पे वाक़ है। और इमीडिएटली 4 जो प्लैनेट्स आते हैं जिनको रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं, उनमें मरकरी है जिस पर हमने बात की है, वीनस है जिस पर आज बात करनी है, फिर अर्थ है और उसके बाद मार्स है। वीनस जो है ये ब्यूटी के हवाले से और लव के हवाले से एक सितारे के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है। कदीम यूनानी इसका नाम ही इस मुनासबत से रखते हैं क्योंकि ये गॉड ऑफ ब्यूटी एंड लव, उसकी मुनासबत से इसका नाम रखा जाता है। और अगर इसके सरफेस टेम्परेचर को देखा जाए तो कोई ऐसा लवेबल मामला है नहीं, क्योंकि 480 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है सरफेस का, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। अब पूरे सोलर सिस्टम से मेरी मुराद है कि जो प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। और इन प्लैनेट्स में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है ये इसका ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक बिल्कुल एक आम सवाल जहन में पैदा हो सकता है कि क्योंकि जो डिस्टेंस तो मरकरी का कम है, क्योंकि मरकरी जो इमीडिएट है और तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर के फासले पे है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो उसकी सरफेस पे होना चाहिए, वो 420 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि जब हम आगे आते हैं और तकरीबन यानी अगर देखें तो 4 करोड़ किलोमीटर का फ़र्क है, 4 करोड़ किलोमीटर आगे वीनस का जो टेम्परेचर है वो 475 या 480 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी वजह इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, बहुत ही थिक क्लाउड्स का एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, विंड्स हैं, लेकिन वो इतना डेंस है उसका एटमॉस्फेयर कि जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रैप होती है और उसको बाहर उस तरह नहीं निकल सकती। तो 480 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर चला जाता है सरफेस का। जनरली ज़मीन और वीनस को, अर्थ और वीनस को या ज़मीन और ज़हरा को ट्विन प्लैनेट्स कहा जाता है या इसको सिस्टर प्लैनेट्स कहा जाता है, और उसकी वजह साइज़ है। अगर आप अभी अपनी स्क्रीन पे देखें तो जो येलोइश बैकग्राउंड है, बुनियादी तौर पे जो येलोइश है ये ज़मीन है और उसके ऊपर जो ब्लैक है ये आपको इस वक्त वीनस नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत कम फ़र्क है, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो रोटेट करना है वो हैरान कुन तौर पे मुकम्मल तौर पे उलट है। और ये सोलर सिस्टम बड़ी अमेजिंग, इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं कि क्या वजह है कि तमाम प्लैनेट्स जो हैं, ऑलमोस्ट तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो एक ख़ास डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल उलट रोटेट कर रहा है। स्पीड बहुत स्लो है, बट ये उलट रोटेट करने की वजह से आप इसको यूँ समझिए कि जैसे उसका जो सूरज है वो मगरिब की तरफ से तलू होता है और मशरिक़ की तरफ गरूब होता है। स्पीड इतनी स्लो है कि तकरीबन 243 यानी 243 डेज ज़मीन के इतने अरसे में वो एक रोटेशन मुकम्मल करता है। यानी जितने अरसे में ज़मीन 243 रोटेशन मुकम्मल करती है वो एक रोटेशन मुकम्मल करता है। ज़मीन की जो रोटेशन की जो स्पीड है वो 1674 किलोमीटर पर आ रहा है, जबकि जो वीनस है उसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो 6.52 तकरीबन किलोमीटर पर आ रहा है। तो कितना बड़ा फ़र्क है। तो इसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो बहुत स्लो है। जबकि अगर हम इसी स्पीड को उस तनाजुर में देखें कि सूरज के गिर्द जो इनकी स्पीड है, प्लैनेट्स की जो स्पीड है, उसके वाले से तो बड़ा सादा सा कुलिया है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जिस तरह सूरज एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसके गिर्द जितने भी प्लैनेट्स मूव कर रहे होंगे तो जिसका ऑर्बिट छोटा होगा, यानी जो उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक होगा उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी, बिकॉज एस्केप वेलोसिटी की वजह से अपने आप को उस ऑर्बिट में रखने की वजह से जो जितना उसके नज़दीक है उस ग्रेविटी से बचने के लिए बड़े ऑब्जेक्ट की, जिस तरह यहाँ पे सूरज है, तो उसको अपनी स्पीड तेज़ करनी पड़ती है। तो जो मरकरी की स्पीड है, मरकरी क्योंकि नज़दीक तरीन है जिसकी वजह से उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ है, वो 47 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ा जा रहा है। जबकि उसके आगे जो वीनस है उसकी स्पीड तकरीबन 35 किलोमीटर पर सेकंड है। फिर उसके बाद ज़मीन आती है और ज़मीन की तकरीबन 29.9 किलोमीटर पर सेकंड है इस स्पीड से। लेकिन ये स्पीड जो है जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा
उस हिसाब से स्पीड स्लो होती जाएगी। आगे मार्स की और स्लो है, फिर जुपिटर की और स्लो है। जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होगा उस हिसाब से स्पीड स्लो होगी। सो आज हमने बात की वीनस के हवाले से, और वीनस जो है वो मोहब्बत का इस्तारा भी है, खूबसूरती का इस्तारा भी है। थोड़ी देर के लिए सरफ नज़र कीजिए उसके सरफेस टेम्परेचर को, बस उसको जब हम यहाँ से देखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। खला के उस पार का जो सफ़र है वो जारी है, वो जारी रहेगा, और फिर अगले हफ्ते हम एक अगले प्लेनेट के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए खला के उस पार। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसिव। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें लाहौर का जो मशहूर और बहुत कदीम टकसाली गेट है उसकी सैर और करवाएंगे। इसके अंदर मैं तो देख के ही, हमने इसका टीजर अभी देखा कि मैडम नूर जहां की रिहाइश गाह और सर गंगा राम, जिनको मैं मोहसिन लाहौर कहता हूं, इतना ज़बरदस्त सोशल नेटवर्क, सोशल काम शायद ही किसी शख्सियत ने किया हो, उनका घर भी आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, सेगमेंट तो आप देखेंगे, लेकिन आपको ये बताएं कि इस दूसरे घंटे के अंदर वी हैव सम रियली क्या एंटरटेनिंग काइंड ऑफ सेगमेंट्स फॉर यू। आपकी स्किन पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ म्यूजिक का तड़का भी लगाएंगे। फिर वक्त आप देखिए हमारा सेगमेंट। आज मैं मौजूद हूँ टकसाली गेट पर और यहाँ पर मैं आई हूँ खुस्सों की खरीदारी करने के लिए। तो ना सिर्फ आज हम खुस्सों की खरीदारी करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ इस बाजार की, इस गेट की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से मशहूर लोग रिहाइश पजीर थे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और इस बाजार का विजिट करते हैं। क्या चाहिए आपको? मैंने खुस्सा लेना है, लेकिन खुस्सा कंफर्टेबल होना चाहिए। कलर कौन सा पहना? कोई भी न्यूड कलर या बेज कलर। बैठे हो या फॉर्मल पहने हुए हो? ये साइज क्या है? अच्छा, ट्रैक 7 नंबर है। 7। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? वैसे मुझे अभी तक सबसे अच्छा यही लग रहा है। ये इसकी क्या 1200 रुपये का। 1200 रुपए का? 1200 रुपये का महंगाई बहुत ज़्यादा है। खुद से तो फिर भी सस्ते मिलते हैं, महंगाई जितनी भी हो। इससे सस्ता तो लिबर्टी से मिल जाता है। बढ़िया माल अपनी बेटों को शीत हल्की लगाते हैं। करना कौन सा आपको? मैंने ये वाला करना है। आपके लिए फाइनल 600 हुआ है। मतलब आपने 50% लेस कर दिया। हाँ, आपके लिए सिर्फ। अरे वाह यार, जबरदस्त। अच्छा, मुझे इसका दूसरा फॉर्म भी ट्राई करा दो। अच्छा, ये फाइनल करना है। कि नहीं, ये फाइनल हो गया आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मुझे 20-22 साल हो गए। थैंक यू। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये है टकसाली का मशहूर शेखुपुरिया बाजार। इस बाजार का नाम बादशाह अकबर के साहबजादे शेखू के नाम से मंसूब है। यहाँ पर जगह जगह आपको खुस्से की दुकानें, कोल्हापुरी और कोहाटी चप्पल की दुकानें मिलेंगी। मैंने तो अपना खुस्सा खरीद के गाड़ी में रख दिया है। तो अभी चलते हैं और आपको इस बाजार को मज़ीद एक्सप्लोर करवाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मुझे नज़र आया है पाकिस्तान टॉकीज़। तो चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसकी बिल्डिंग जो है वो तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे किसी को इसके बारे में पता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कितने अरसे से मुकीम हैं? दरअसल ये हमारा ख़ानदानी काम है। इस काम से वाबस्ता समझ के बचपन से ही। ठीक है। अच्छा, आपके बिल्कुल साथ पाकिस्तान टॉकीज़ है, मुझे इसके बारे में तो बताएं। मुझे इसकी बिल्डिंग जो है ना वो बड़ी फैसिनेट कर रही थी। तकरीबन मेरी 10 साल उम्र होगी। अच्छा। जब से मैं इसको देख रहा हूँ, उस वक्त ये रनिंग में था। अच्छा। तो कुछ चंद मरतबा मुझे भी यहाँ पर फिल्म देखने का मौका मिला। अच्छा, ये जो सिनेमा है ये क्या लाहौर का पहला सिनेमा था? नो, ये उस वक्त का ये जो है ना, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे थे। तो इसका नाम शुरू से यही पाकिस्तान टॉकीज़ है? टॉकीज़ था। फिर ये बंद क्यों हो गया? क्योंकि एक तो इसको रेनोवेट नहीं किया गया। स्क्रीन बहुत ज़बरदस्त है, मगर ये क्या कि वो जिनके हाथ ये आगे गया तो उन्होंने इसको ना वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इसको अपग्रेड नहीं किया। दूसरी वजह ये थी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार है। अब ये कि अब ये एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। सर गंगाराम यहाँ रहते थे? अरे मुझे लग रहा है कि आप इस शूट रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में इस बिल्डिंग को देख के दंग रह गई हूँ कि सर गंगाराम यहाँ पे रहते थे। वो पहले यहाँ पे रहते थे, लेकिन सुबह यहाँ शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, सर गंगाराम यहाँ पे कितना अर्सा रहे थे? और 10 साल रहे होंगे सर। अच्छा, मुझे इस चीज़ की हैरत हो रही है कि लाहौर में बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें जो हैं वो सर गंगाराम ने बनाई, लेकिन उनकी अपनी जो रिहाइशगाह है वो इतनी खस्ता हाल है। ऐसा क्यों है? नहीं, असल में जब वो यहाँ चले गए हैं तो ये बिल्कुल मुल्ला बाज की तरह बिल्डिंग खड़ी हो गई थी। इंदौर में ज़्यादा बिल्डिंग इस तरह ही है। तो यहाँ पे रहता कोई नहीं है? कोई राशन नहीं।
यहाँ पर ना सिर्फ सर गंगा राम का घर है, बल्कि इसके अलावा यहाँ पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद, और अगर सिंगर्स की बात करूँ तो शाहिदा मिनी और शाजिया मंजूर के अलावा पंजाबी की मशहूर शायर माधू लाल हुसैन का हुजरा भी यहाँ पर आज भी वाक़ई है। तो इसके अलावा यहाँ पर मलका तरन्नुम नूरजहाँ का घर भी है, तो आइए चलकर वो देखते हैं। तो नाज़रीन, मुझे यहाँ पर मलका तरन्नुम मैडम नूरजहाँ का घर मिल चुका है, जहाँ पर ये 1938 से 1942 तक रही हैं, यानी कि 4 साल वो इस घर में रहती थी। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे आपसे ये नूरजहाँ के घर के बारे में जानना है, कब तक यहाँ पे रही हैं वो? ਇੱਥੇ मेरा ख्याल है जी जो तारीख दसदी है 8 के 9 महीने किराएदार रही है। अच्छा, यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर तो लिखा है कि वो 4 साल रही। ये बोर्ड जो है ना मैंने ही लगवाया जी, मेरे से बाल सीडी वाले आए थे ਇੱਥੇ कि बाबू ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਗਰੀ ਅਸਰ ਸੂਕ ਵਾਲੇ ਸਨ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ मैडम ਨੂੰ ਫੜਵਾਤਾ। अच्छा, मैडम हथ कड़ी लवाई सी बाऊ ने किराया ना देने की वजह? हाँ जी, थाने जाके छुड़वा के भी बाऊ आप ही लेके आया। 2-4-5 महीने फिर रही, फिर चली। अच्छा, जब वो यहाँ पे रहती थी तो वो गाती नहीं? कैदी के उत्ते बहती सी, थले आन के जेड़े सन सुनने वाले लोग थले आते सन। उस तो बाद फिर मैडम चली गई रेडियो पाकिस्तान। नाज़रीन, यहाँ पर मुझे तबले की आवाज़ सुनाई दे रही है और तबले की एक दुकान है, इनसे चलते हैं, जानते हैं तबले के बारे में। कितने अरसे से इस बाजार में तबलों को सुर में ला रहे हैं? बाप दादा से ही तबले बना रहे हैं हम। अच्छा, आप ये याद है पिंड तरौंकल है वजीराबाद के साथ, उधर की ये याद खाम है। ये ना चमड़ा है, ये बकरे की खाल है। ये बकरे की खाल इस्तेमाल होती है। ये देखिए ये और ये लगी हुई है गाय की खाल। अच्छा, कितनी देर में एक तबला जो है वो सुर में आ जाता है? 2 घंटे लगते हैं कम से कम। नाज़रीन, टकसाली गेट अपने खानों की वजह से बहुत मशहूर है। जैसे कि मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं अल मशहूर खज्जा सिरी पाए और इसके साथ साथ आरिफ चटखारा। तो अगर आप खानों के शौकीन हैं और लाहौर के खानों के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारा सेगमेंट देसी फूड देखना मत भूलिएगा। चप्पल रोशन खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने बाहर देखे कि एक बहुत बड़ी चप्पल पड़ी हुई है, वो किसकी चप्पल है? किसने, कौन पहनता है वो चप्पल? नहीं, वो शौक से बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ एक पिक्चर है जिसमें कोई पहलवान मुझे नजर आ रहा है, वो कौन है पहलवान? वो मैं ही हूँ। अच्छा, आप हैं पहलवान। अच्छा, आप तो खुद भी पहलवानी में रह चुके हैं, तो इस इलाके में कौन कौन से मशहूर पहलवान थे? पोलू पुरातन के एक नाम है, कामा पहलवान भी इनका बड़ा था, इमाम बख्श पहलवान भी उसका उनका बड़ा था, गूंगा पहलवान भी इनका बड़ा था। ये पोलू 4-5 भाई थे और इनकी आगे जो औलाद है वो जारा पहलवान था। वो यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपकी दुकान क्योंकि कदीम तरीन दुकान है, बहुत पुरानी। तो यहाँ पर तो बहुत लोग आते होंगे, बहुत फिल्म स्टार्स भी आते होंगे। हाँ, तो कौन कौन आया है इस दुकान में? लिहाज कश्मीरी की जुत्ती लभदी नहीं थी कि तो जरूर आगे साढ़े को लैके बनवा के जाते। और उस बाहर मेरी बेगम तेरी बाहर है, कई फिल्म जाइए साढ़े को मेरे साढ़े को से पा के। अच्छा, सबसे महंगे अगर मैं खुद से की बात करूँ तो आपके पास कौन सा है? कितने का होगा वो? नहीं जी, महंगा तरीन खुस्सा आ चुका है। लो जनाब, इन्हें भावे सोने की तार बना लिए, भावे चांदी की तार बना लिए, मगर ये मेहनत इन्नी की है कि जो किनारे ने इतने भी तिला अंदर भी जिसे पैर जाना है इतने भी, और सोच ही है कि ऐसा अच्छा खुस्सा बन जाए। क्या बात है, कितना खूबसूरत। कम से कम 10,000 तो ऊपर जाएगा, थले नहीं जाएगा। 10,000 से महंगा ही? हाँ जी। वाह, और ये हाथ से बना होता है? सारा हाथ से एक टांका हाथ से लगता है। नाज़रीन, टकसाली गेट के मशहूर बाज़ारों में से एक बाज़ार है बग्गी बाज़ार, जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जो हमारा कल्चर है ये दम तोड़ने लगा है। लोग आजकल इस दौर में अपनी शादियों पे बड़ी से बड़ी गाड़ियों को तरजीह देते हैं, लेकिन इस कल्चर को बिल्कुल भूल चुके हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेस ट्रेन। वेलकम बैक टू
एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी स्किन के हवाले से बात करेंगे। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है चीज़ें भी बदल रही हैं। स्किन की हिफाजत हो, उसको खूबसूरत बनाना हो, आजकल के दौर में ख़वातीन जो है वो नए नए तरीके आजमाती भी हैं। कुछ तरीक़ों से फ़ायदा भी होता है, कुछ से नुकसान भी हो जाता है। और इसी में आज हम एक बात करेंगे, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं जो मुख्तलिफ एस्थेटिक्स के एक्सपर्ट्स करते हैं, जिसमें स्किन पीलिंग है, स्किन ब्लीच है, ये तमाम चीज़ें क्या आपकी स्किन के लिए ठीक है? क्या कभी कभी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए? किसी एस्थेटिक के पास जाके, एक्सपर्ट के पास जाके क्या आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं? इसका फ़ायदे नुकसानात के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि समटाइम्स हमारे चेहरे के ऊपर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसका उस वक्त तो इम्पैक्ट आता है, लेकिन फॉर द लॉन्गर रन वो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। उसके लिए डॉक्टर मदिया जावेद हमारे साथ हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मदिया। Thank you so much Armala and Imran for having me on your show. And जिस तरह से आपने भी बात स्टार्टअप की कि chemical peels and so many other aesthetic procedures which are very common at the moment. Chemical peels is one of those, and I'm sure कि no one is like amongst those जो कि इस नाम से aware now. Chemical peel and skin polishing, both of these are cosmetic procedures which basically help you to get rid of the unwanted dead damaged skin cell की layers, even unclog the pores. उसके अलावा आपकी स्किन को एक नरिशमेंट वगैरह भी देते हैं, but the problem arises that all these procedures are not designed for every skin type. Exactly. यहाँ पे chemical peels एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे स्किन पॉलिशिंग या स्किन पीलिंग एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम है कि क्या ये प्रोसीजर हर एक के लिए है भी या हर एक स्किन टाइप के लिए है भी कि नहीं है। जैसे कि हम पील्स की बात कर लेते हैं तो पील से मुराद छिलका है, तो यानी कि केमिकल पीलिंग में हम जल्द के छिलके को उतारते हैं। एक सुपरफिशियल जो डेड डैमेज सेल्स की लेयर होती है उसे रिमूव किया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सोल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉडली केमिकल पील्स 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, सुपरफिशियल, मीडियम एंड डीप पील्स। सुपरफिशियल, मीडियम और डीप पील्स इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये इनकी मोड एंड लेवल ऑफ पेनिट्रेशन आइडेंटिफाई करता है कि कितनी पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी ये रखती हैं। हमारी जो इंसानी जल्द है वो बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस बीइंग द सुपरफिशियल वन एंड हाइपोडर्मिस बीइंग द डीपेस्ट वन। तो जो सुपरफिशियल पील्स होती हैं वो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर पैक करती हैं, लाइक एपिडर्मिस तक। मीडियम पील कैपेबिलिटी रखती हैं डर्मिस तक पेनिट्रेशन की, और इसी तरह डीप पील्स जो होती हैं वो डीपेस्ट लेयर्स ऑफ द स्किन में जाने की कैपेसिटी रखती हैं। Peels as such they are not like one of those procedures जो कि किसी का इसका bad impact हो, but the problem is that कि यहाँ पे patients are not compliant, वो post care और पोस्ट ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में एट टाइम्स कोताही बरत देते हैं। बिकॉज आफ्टर केमिकल पील्स जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि पोस्ट केयर जो आपने इंस्ट्रक्शंस को या पोस्ट पीलिंग जो आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जिसके अंदर सन एक्सपोजर को बहुत ही ज़्यादा लेवल तक आके लिमिटाइज करना पड़ता है। इसके अलावा सन ब्लॉक की एप्लीकेशन फ़र्ज हो जाती है। इवन जो चूल्हे की हीट होती है उससे भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, और बजाय के पीलिंग से एक बेनिफिशियल इफेक्ट्स आ सके, पेशेंट्स जो हैं अमूमन नेगेटिव इफेक्ट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्किन इरिटेशन, फ्रेकल्स, मिलाजमा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन वो ज्यादा ट्रिगर होने का खतरा। डॉक्टर मदिया, मैं आपसे कहूँगी, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टाइम के साथ साथ ये जो एस्थेटिक्स का एक ट्रेंड है बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, और उसकी रीज़न ये है कि लोगों को समझ नहीं आता कि उनकी स्किन टाइप पे कौन सा प्रोसीजर सूट करता है, और सबसे बढ़कर कि हर एक के पास जाना, हर कोई उस तरह से एक्सपर्ट नहीं है अपनी फील्ड में, अनफॉर्चुनेटली नीम हकीम खतरा है जान, ये सारा मामला है। हमारे यहाँ अक्सर खवातीन की स्किन इस कदर खराब हो चुकी है ओवर प्रोसीजर्स करा के। सो डू यू रिकमेंड कि ये जो केमिकल पील्स हैं, ऑब्वियसली आपकी स्किन है, एक बहुत सेंसिटिव मामला है, उस पर आप रिकमेंड करती हैं कि ये होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सेंसिटिव स्किन्स के लिए तो केमिकल पील्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है और ना ही सजेस्टिव है। और केमिकल पील मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया, बिल्कुल भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो हर स्किन टाइप पे किया जाए। अब तो कॉमनली सैलून्स तक में हो रहा है ये प्रोसीजर, इतना कॉमन हो चुका है। द प्रॉब्लम अराइजेस कि देखें सैलून्स या इस जगहों पे हिस्ट्री टेकिंग का कोई रिवाज नहीं है, स्किन एनालाइजिंग या स्किन को की टाइप को आइडेंटिफाई करने का कोई सिनेरियो नहीं है, पेशेंट की किसी किस्म की प्रीवियस
मेडिकेशन हिस्ट्री नहीं ली जाती। इसके अलावा पेशेंट आपके डिफरेंट किस्म के स्टीरॉयडल क्रीम्स, मिक्स क्रीमों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये केमिकल पील्स बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उन लोगों के अंदर जो कि स्टीरॉयडल क्रीम्स का इस्तेमाल करें। इसी वजह से एट टाइम्स ओपीडी में हमारे पास ऐसे पेशेंट्स रिसीव होते हैं जो केमिकल पील्स के बर्न्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। केमिकल पील्स के बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं जहाँ बेनिफिशियल पार्ट है उसका, बट एट द सेम टाइम इट हैज सो मेनी डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद इट। तो कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको मद्देनजर रखने चाहिए? देखिए पीलिंग जो है, चूंकि जल्द की जो स्किन है वो एक बैरियर बनाया हुआ अल्लाह पाक ने, हमारा एक जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो स्किन बिकम्स मोर सेंसिटाइज्ड, इट बिकम्स मोर सेंसिटिव टू सन एक्सपोजर, टू हीट एक्सपोजर, इवन टू आपका डस्ट पार्टिकल्स भी स्किन रिएक्टिव हो जाती है। तो इसके अंदर आपने ऑल सॉर्ट्स ऑफ अपना लिमिटाइज करना होता है सन एक्सपोजर। इसके अलावा क्रीम्स का इस्तेमाल, जैसे कि अमूमन ही अक्सर ही लोग मिक्स क्रीमिंग या स्टीरॉयडल बेस्ड क्रीम्स, मर्करी कंटेनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो जल्द की लेयर को मजीद डैमेज करके और थिनिंग में लेकर जा रही होती है, आपको बिल्कुल रोकनी होती है। इसके अलावा स्किन को बहुत हाइड्रेटेड रखना होता है, मॉइस्चराइज्ड रखना होता है। यहाँ पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो की जाती, जिसकी वजह से पेशेंट को वक्ती तो पील का एक बेनिफिट रिजल्ट मिलता है, बट लॉन्ग टर्म उसके भी डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इमरान, देयर आर सो मेनी अदर एस्थेटिक प्रोसीजर्स व्हिच आर अवेलेबल जो कि सिमिलर बेनिफिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इसे कंफ्यूज अक्सर ब्लीचिंग से भी किया जाता है, स्किन पॉलिशिंग से भी किया जाता है। एक बड़ा अहम पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये कि ये प्रोसीजर तो नेचुरल है। आई मीन आपकी स्किन के ऊपर से स्किन का जाना, नई स्किन का आना, लेकिन कब आपको समझना चाहिए कि दिस इज नॉट नॉर्मल? आई मीन ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आपको ये गेज करना चाहिए कि शायद मेरी स्किन के साथ कोई प्रॉब्लम है, ये नेचुरल प्रोसीजर नहीं हो रहा है? देखिए पेशेंट को आइडेंटिफाई वो इजीली कर लेता है अगर आप केमिकल पील के रिएक्शन के बारे में आई बिलीव बात करें कि अगर केमिकल पील से एसोसिएटेड या स्किन ब्लीचिंग या स्किन पॉलिशिंग से एसोसिएटेड कोई भी किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन हो गया है तो पेशेंट को बर्निंग सेंसेशंस या इवन जो है आपकी माइल्ड रेडनेस, इवन सिवियर रेडनेस तक पेशेंट को फील होनी शुरू हो जाती है। जल्द उस जगह से वैसी नॉर्मल नहीं रहती। तो यस, इट इज वेरी इजीली आइडेंटिफाइबल, बट अगेन आई वोंट सजेस्ट दिस टू एवरीवन। और अगर आपने केमिकल पील्स का प्रोसीजर लेना भी है तो ये बेहतर है कि आप एक प्रोफेशनल और एक्सपर्ट इन दिस फील्ड के साथ मशवरा करके ये प्रोसीजर अपने लिए। डॉक्टर मदिया, ये बात मैं जरूर पॉइंट आउट आपने अभी स्टार्ट भी किया है। अनफॉर्चुनेटली द काउंटर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के पील्स अवेलेबल हैं जो खवातीन को होता है कि जी हम खुद ही ले लेंगे, हम इतने एस्थेटिक्स के एक्सपर्ट के पास जाके कितने पैसे लगाएं और हम खुद कर सकते हैं। आप लोग महंगी तो नहीं तो खराब भी तो काम करा के बाद नहीं तो में जब कराना है। सो ओवर द काउंटर जो चीज़ों का इस्तेमाल है ये कितना गलत है, ये प्लीज आप हमारे देखने वालों को बताएं कि एक एक्सपर्ट के पास जाना, एक डॉक्टर के पास जाना, इट्स मोर इम्पोर्टेंट ना कि आप ओवर द काउंटर कोई भी ब्रांड उठाएं और अपने इट इज वेरी नेसेसरी टू कंसल्ट प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, बिकॉज ओवर द काउंटर आप देखें आजकल ये ब्लॉगिंग का ज़माना है, सोशल मीडिया पे ब्लॉगर्स आके हर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही होती हैं, या फिर ओवर द काउंटर आजकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंगली लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फॉल्स चीज़ें भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ये कि किसी को भी उठ के ऐसे किसी भी चीज़ को बाय नहीं करना चाहिए। वो टोटली रिकमेंड ऑल द व्यूअर्स टू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनी ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, स्पेशली बिकॉज स्किन इज दैट द बॉडी जिससे देखें आपने अपनी फेस को स्पेशली रोज उठ के आईने में देखना है। तो गॉड फॉरबिड आप ऐसी चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी किस्म की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। सो कंसल्टेशन इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज जस्ट लाइक अ मशवरा। आप अपने प्रोफेशनल से मशवरा करें कि मेरी स्किन टाइप क्या है, उसके बारे में जानिए, क्या मेरी स्किन टाइप पे ये चीज सूटेबल भी होगी या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन मेरा मेल से थोड़ा सा कंसर्न है, वो बजट को लेकर है। नहीं कहाँ इसके बजट को कैसे हम डिटरमिन करें और क्या लाजमी आपको बहुत महंगे प्रोसीजर्स पे जाना पड़ेगा इन केस यू फेस एनी सच कंडीशन, या फिर आप उसको बजट को महदूद रखते हुए भी यू कैन हैव, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि ज्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर पाते। देखिए एस्थेटिक मेडिसिन अभी आप देखें इतनी डाइवर्सिफाई हो गई, वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल लाइक फॉर द सिमिलर कंडीशंस। इफ समबडी वांट्स टू गेट अ ग्लोइंग स्किन, कोई फ्रेकल मेलाज्मा का पेशेंट है, उसने पिगमेंटेशन से जान छुड़ानी, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोसीजर्स अवेलेबल एंड प्राइसेस आर बेसिकली अकॉर्डिंग टू द
नेचर ऑफ द प्रोसीजर एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वन इज यूजिंग। अब बहुत सारी जगहों पे यू पीपल मे नो इट योरसेल्फ एज वेल कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि बहुत सस्ते प्रोसीजर्स भी कुछ जगहों पे हो रहे हैं, तो वहाँ पे उस क्वालिटी को आई बिलीव मेंटेन शायद करना ना किया ना जा रहा हो, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा हो, तो उस केस के अंदर मैं समझती हूँ प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंगली होती है। और ये कि डेफिनेटली देखिए पेशेंट की भी अफोर्डेबिलिटी को हमेशा देखा जाता है, उसे मद्देनजर रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही पेशेंट को ट्रीटमेंट। और दूसरी बात ये भी होती है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट से, कि आप अगर पिगमेंटेशन से जाएं तो ये भी दैट होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट के बाद ये होना चाहिए। इन द एंड डॉक्टर मदिया, ऑब्वियसली बहुत सारी खवातीन आपको देख रही होंगी जिनको स्किन रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं, और ये स्किन पीलिंग या ब्लीचिंग की जाने वो जानना भी चाहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल भी वो कर लेती हैं। कोई भी मैसेज आप देना चाहें हमारे देखने वालों को जो खवातीन इस वक्त आपको देख रही हैं? बिल्कुल, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, एंड आई एम लाइक वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु इज़ नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्किन पीलिंग्स एंड स्किन पॉलिशिंग्स एंड स्किन ब्लीचिंग टू। वैसे बचाने के लिए और जल्दी रिजल्ट हासिल करने के लिए और एक टेम्प्रेरी रिजल्ट हासिल करने के लिए बिल्कुल भी अपनी जिल्द को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें किसी भी नॉन प्रोफेशनल के पास जाके। इट्स बेटर कि आप एक डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करें और प्रॉपर उसकी एडवाइस को लें, ताकि आपको बेहतर पता चल सके कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली और आपकी स्किन की नेचर के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें आपके लिए सजेस्टिव हैं। स्किन ब्लीचिंग जो है कॉमनली इट्स बीइंग डन इन ऑल सैलून्स एंड सो मेनी एस्थेटिक सेटअप्स, उसके अंदर बहुत हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इट कंटेन्स so many harmful ingredients जिस तरह के हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्विनोन एंड सो मेनी अच्छे नहीं है, जो कि बिल्कुल भी नहीं, और डिपेंडेंसी पे डाल देते हैं पेशेंट को, बार-बार ये चीजें करवानी पड़ती हैं टू अटेन द सेम रिजल्ट्स, और लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट्स हैं दे आर टू मच। सो आई विल सजेस्ट एवरीवन नॉट टू गो फॉर सच प्रोसीजर। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मदिया, शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत डिटेल आपको डॉक्टर मदिया जावेद ने बताया कि किस तरह से आपने अपनी स्किन की हिफाजत करनी है। अगर आप स्किन पे कोई भी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ज़रूर किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, नॉन प्रोफेशनल के पास जाके आप अपनी स्किन को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं फॉर द लॉन्गर रन। अल्लाह ताला ने आपको वो जो इन्होंने डिपेंडेंसी का वर्ड यूज किया ना कि आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे, आप प्रोसीजर के लिए आते रहें सेशंस के लिए और फिर पैसे जाते रहें, तो इससे भी जरा आपने बचना है। खैर जी, इट वाज नाइस हैविंग डॉक्टर साहिबा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। कहते हैं मौसीकी के लिए, मुझे लगा आप बोलेंगे, मौसीकी के लिए भी ना ताकत की ज़रूरत होती है, ताकत के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। इससे पहले कि हम आपको ताकतवर किस्म की मौसीकी सुनाएं, आपको ताकतवर किस्म का खाना खिलाते हैं और हम आपको लेकर जाते हैं आज बाला सिरी पाए की जानिब। बाला सिरी पाए, इकबाल साहब है, बाला के नाम से मशहूर है और देसी फूड में आज फरियाल हमें यही खिला रही हैं। देखते हैं। नाज़रीन, बहुत अरसा हो गया था मैंने आप लोगों को नाश्ता नहीं करवाया, इसीलिए आज मैं आपको नाश्ता करवाने लेके आई हूँ पुरानी अनारकली, जहाँ पर है बाला, बोंग और सिरी पाए वाले, जो कि तकरीबन 40 साल से यहाँ पर नाश्ता सर्व कर रहे हैं। आए चलकर देखते हैं कि ये नाश्ते में क्या क्या बनाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बकरे के पाए लगे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी ये लगाई हुई है नाश्ता? नाश्ते में जी छोटे पाए हैं, ज़बान है, खाद है, मगज़ है, बड़े पाए हैं, बोंग है, मुर्ग चने, कोफ्ता चने, अंडा चने। नाजरीन, यहाँ पर बोंग है, पाए हैं, चने हैं, लेकिन लोगों से हम पूछेंगे कि वो कौन सा नाश्ता करना। आपने क्या नाश्ता किया? बोंग का नाश्ता किया। अच्छा, खास बात क्या लगी इनकी बोंग की आपको? ये इकबाल बहुत पुरानी है और अनारकली में तकरीबन कोई 10 साल से नाश्ता इनके पास से कर रहा हूँ। इनका नाश्ता दूसरों के मुकाबले में बड़ा सादा और मिर्च मसाले तेज़ नहीं है। बड़ा आपने नाश्ता किया हो बोंग का और यहाँ से आपने किया, तो आपको फ़र्क क्या लगता है? बस यही मुझे फील हुआ है कि दूसरी जगह पे मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं और उनसे जलन होती है, स्टोमिक प्रॉब्लम आती है। इनके जो है सादा है। क्या नाश्ता करने लगे आप यहाँ? जी हम चने लेके जा रहे हैं, 29 साल से हम इधर से नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, खास बात क्या लगती है इनके चनों की आपको? एक तो ये थोड़े पैसों में नाश्ता करा देते हैं और मज़ेदार बहुत है। आप कहाँ से हैं? हम भावलपुर से आए हैं। अच्छा, नाश्ता कर लिया आपने यहाँ से? हाँ, नाश्ता करके दे सो पावना का नाश्ता किते। आपको लाहौरी नाश्ता कैसा लगा? चंगा लगे, लाहौरी नाश्ता बड़ा अच्छा है, बड़ा टेस्टी है। बहावलपुर से भी आपने बोंग खाई होगी और लाहौर की भी खाई, हाँ। तो क्या फ़र्क लगा आपको लाहौर के
नाश्ते का और बहावलपुर के नाश्ते का। इत्थों का नाश्ता जड़ा है इंदे विच मिसाले थोड़े ज़्यादा हैं, बहावलपुर च मिसाले घट होंदे ने, लेकिन इस वास्ते टेस्टी ज़्यादा होंदे, जेड़ा मिसाले ज़्यादा होवन तो टेस्टी होंदे। अगर आप लाहौर के नाश्ते की सराइकी में तारीफ करें एक जुमले में, तो वो आप क्या करेंगे सराइकी में? हाँ, एक जुमले जी तारीफ है, बहुत चंगा नाश्ता है, बहुत अच्छा करें। ये सरी पाएगा। टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और 10 साल से मैं गा रहा हूँ और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, बड़े पुराने हैं यहाँ के। टेस्ट में फ़र्क आया इतने? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, वही पुराना टेस्ट है इनका। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर एम इकबाल उर्फ बाला। आप मुझे बताएं, आप नाश्ते में क्या क्या बनाते हैं? बड़े पाए होते हैं, बड़ी बॉन्ग होती है, मिठे होते हैं, छोटे पाए होते हैं, ज़बान है, खाद है, मगज़ है, अंडा चने, मुर्च चने, कोफ्ता चने। लोग ज़्यादातर कौन सा नाश्ता करते हैं? ज़्यादातर लोग बोंग पाए पसंद करते हैं, बोंग पाए स्पेशलिस्ट होते हैं। बोंग में लोग ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? आप अगर पावा पसंद करेंगे पावा खाएंगे, आप लाल बोटी पसंद करेंगे लाल बोटी खाएंगे। छोटे पाए लोग सर्दियों में ज़्यादा पसंद करते हैं या गर्मियों में? ये खाते हैं, ये लाहौर है, लाहौर ये सब खाते हैं, गर्मियों सर्दियों सब चलते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि आप यहाँ पर ये चम्मच से ये बार बार पाया तोड़ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए जी, आप 50 का साल मांग रहे हैं, मैं ये आपको 50 का देना है। आप मांग रहे हैं सिंगल साल, ये सिंगल लगा हुआ है छोटा भैया। आप फुल मांग रहे हैं, फुल लगा हुआ है। जितना का मांगे उतना देना, तोड़ के देना पड़ता है। महंगाई का कितना असर पड़ा है ग्राहक पे? जी, महंगाई का तो बहुत असर पड़ा है। महंगाई ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। हम जितनी भी सेल करते हैं, जब साफ करते हैं तो बराबर हो जाता है काम। पहले बहुत अच्छे काम थे। अच्छा, महंगाई की आपने बात की, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था ये काम, तब कितने का पाए जो है आप सब एक प्लेट करते थे और आज कितने की करते? जब हम 40 साल पीछे चले जाएं तो 5 रुपए का हम सिंगल देते थे, 10 रुपए फुल प्याले देते थे। ये 4 पाए 150 के मिलते थे, अब 4 पाए 1500 के मिलते हैं। पौंग हमें इस वक्त 1000 रुपये किलो तक मिलती है। छोटा पाया 12 रुपये का मिलता था, 25 रुपये का बेचते थे। अब छोटा पाया जो खाली 400 का मिलता है, 300 का मिलता है। बड़ी महंगाई का दौर है, क्या करें। माशाल्लाह 40 साल हो गए आपको नाश्ता लगाते हुए, तो यहाँ पर मशहूर शख्सियत आपके पास नाश्ता करने तो आई होंगी? जी, बड़े आते हैं, ऑर्डर भी आते हैं, मिलने हमें भी आते हैं। बावलपुर जो तारीख में लोग आते हैं, बड़े बड़े जज भी हमारे साथ आते हैं नाश्ता करने के लिए। अच्छा, आपके नाश्ते की खास बात क्या है? खास बात ये है कि हम इतना सौदा पकाते हैं नाश्ता, जो हमारा 1 बजे खत्म हो जाए, फ्रेश सौदा होता है इंशाल्लाह। इसलिए गाहक हमारा पसंद करते हैं, अच्छा साल ज़्यादा आते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मेरे लिए बोंग पाए और कुलचा आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और वक्त हुआ चाहता है अब उस सेगमेंट का जिसका हमने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था। भाई, आलाते मौसीकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन वायलन की बात ही अलग है। वायलन जब जब बजता है, सुर क्या छिड़ते हैं कि दिलों के तार हिलते हैं, दिलों के तार छिड़ता है। और मगरबी साजीना है वैसे तो, लेकिन इस पे जब हमारी मकामी धुनें बजती हैं ना, तो कमाल ही हो जाता है। आज हमने एक ऐसे उस्ताद हैं म्यूज़िक बजाने वाले, वायलिन बजाने वाले, उनको दावत दी है, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। म्यूज़िक जो फेस्टिवल हमारा होता है, म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होता है अलहमरा के ज़ेर एहतमाम, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। फिर रोल ऑफ ऑनर GCC अपने नाम किया, जो कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को दिया जाता है। अपनी फील्ड के बहुत माहिर आदमी हैं, अपना एक स्कूल भी वायलिन का चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वायलिन के हवाले से 2 बुक्स भी कंपाइल कर चुके हैं, जो कि इन करीब पब्लिश हो जाएंगी। सो हमारे साथ गुलाम अली लाहौती साहब मौजूद हैं इस वक्त इन द स्टूडियोज़। हम इनको वेलकम करते हैं। गुलाम अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, ज़बरदस्त। आपका निक जो है ना, वो सबसे पहले हमें बड़ा मुनफरिद लगा। इसके पीछे क्या कहानी है लाहौती? इसके पीछे यही कि मेरे टीचर ने जब मेरी परवाज़ देखी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पर निकलते जा रहे हैं, हाँ। तो तुम इस तरह करो, उसके साथ लाहौती लगाओ ताकि तुम जितनी देर जिंदा रहो उड़ते ही रहो। क्या बात है, क्या बात है। अभी जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे, माशाल्लाह आपके पास इतने एजाज़ात हैं, आप किस तरह से म्यूज़िक को लेके, अपने इंस्ट्रूमेंट को लेके आगे जा रहे हैं। हमें अपने सफ़र के हवाले से थोड़ा बताइए, आगाज़ कैसे हुआ? सफ़र मैडम बस यही है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया 94 से। अच्छा। वहाँ पे तारक फरानी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, सोसाइटी है हमारी नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी, वहाँ पे मसलन इंडिविजुअल परफॉर्म करने का मौका मिला। ओके। वैसे नहीं मिलता ना, वैसे हर रोज़ आपको शादी पे नहीं जा सकते, हर रोज़ आपको वायलिन नहीं सुना जा सकता, हर आदमी नहीं सुन सकता। वहाँ पे वीकेंड पे प्रोग्राम होता था, वहाँ पे मैंने जब स्टूडेंट के सामने मैंने वायलिन बजाना, तो वो सारे बड़े मुझे अप्रिशिएट उन्होंने किया। 4 साल मैं वहाँ पे रहा, 4 साल मैंने लाइव परफॉर्मेंस की वहाँ पे। अच्छा। फैमिली में भी कोई बजाता? फैमिली में मेरे भाई वायलिन बजाते हैं। अच्छा। बड़े भाई? इलियास साहब, उसके बाद रियाज साहब हैं जो मेरे एक्चुअल जो टीचर हैं। ओके। रियाज हुसैन जाफरी साहब। ओके।
अल्लाह जन्नत बख्शे, वो भी फौत हो गए। तो उनसे मैंने वायलिन सीखा। बाकी उसके बाद मेरी अपनी जो दौर जो है वो आप हम आपसे कुछ सुनेंगे भी, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि सिखाने का कितना अमल है इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर, सीखने से कितना आता है और अपने अंदर कितना होना चाहिए? अच्छा, इसकी 2-3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं, मसलन आप बहुत अच्छे टीचर हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। ओके। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ओके। मसलन एक टीचर को ऑनेस्ट, सबसे पहले ऑनेस्ट होना चाहिए कि आप मुझसे अगर एक लफ्ज़ पूछ रहे हैं, ऑनेस्टी विद योर आर्ट। हाँ, मसलन मैं अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो मैं अगर आपको सही तरीके से नहीं बता रहा तो मैं जितना भी मर्जी अच्छा टीचर हूँ तो मैं तो ऑनेस्ट हूँ, कोई फ़ायदा नहीं आपको। ब्यूटीफुल। हम चाहेंगे ज़रा अपने इंस्ट्रूमेंट का भी और अपना इंट्रोडक्शन आप वायलिन करवाइए हमसे, लाहौती साहब। इसी वजह से वो ड्यूटी हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ये आपको मैंने वेस्टर्न भी यस 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 आप मुझे कह रहे थे कि वेस्टर्न थोड़ा सा टच होना चाहिए। बहुत बहुत मैं का मौका मिला तो मैं यही बजा दूं। सर बहुत कमाल, क्या बात है, बहुत ही अच्छा हमें लगा। अच्छा ये बताइए कि जब भी हम इस इंस्ट्रूमेंट को, वायलिन को हम सुनते हैं तो हमें सैडनेस का एहसास होता है। अगर इस पे कोई खुशी की धुन भी बज रही हो, या मुझे हो सकता है ऐसा लगता हो, अभी मैंने हैप्पी बजाया, इसमें वाइब, अभी सारा मैंने हैप्पी बजाया। हाँ, लेकिन एक वो वाइब है इसकी कि ये बहुत आपको जो कहने एक स्लो सा। आप हमें कोई बहुत खुशी वाला इस पे कोई धुन सुनाइए जिससे जो आप कहते हैं यार हैप्पी वाइब जिसकी, एनीथिंग।
ये बहुत ही खूबसूरत क्या गाना बात है। ये उनको ट्रिब्यूट था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा, और वाकई वो हमें हैप्पी वाइब आई एंड एब्सोल्युटली हम राइट। जरूर जानना चाहेंगे, जो अभी आप वायलिन सिखा भी रहे हैं, किस तरह से, अब कितने स्टूडेंट्स हैं आपके जो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी रखते हैं, सीख भी रहे हैं? अभी जी स्टूडेंट ज़्यादातर सर जो आते हैं ना, वो गाना सीखने के लिए आते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में मतलब वो कहते हैं कि मेरा 2-3 गाने सीख लूँ, उसमें चला जाऊँ। मतलब एक अर्ज होती है कि मतलब मैं गाना बजाना, अब मैं वायलिन बजाया, एक बंदे को बहुत अच्छा लगा, किसी एक खातून को इम्प्रेस करना होता है ना उन्होंने, बस वो इस तरह कुछ लोग इस तरह भी आते हैं, इस तरह के कुछ आ जाते हैं कि जी मैं वो कॉलेज में शाहरुख खान से इंस्पायर्ड। तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो ऐसे होते, बहुत ही रेयर है कि कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं जी मैंने प्रोफेशनल सीखा, मसलन 100 में से 1-2 इतने लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं, हमारे पास 2 माह हैं, हमारे पास 3 माह हैं, अब ये समर आ रहा है, मेरे पास सिर्फ 3 माह हैं, मुझे बताएं मैं क्या करूं। क्रैश कोर्स मुझे करवा दें आप। अब क्रैश कोर्स में आप क्या करवा सकते हैं? ज़्यादा कोई भी स्टेज है, आप दुनिया में किसी जगह पे चले जाएं, जो भी बच्चा आपको पढ़ाएगा वो आपको ABC शुरू करेंगे। आप बिल्कुल ऐसे आप दुनिया के किसी मुल्क में चलें, जब एडवांस मुल्क और में इसके चलें, बारे में तो वैसे हम कहते हैं एक समंदर है, ठीक है, तो आप सीखते चले जाते आप जहाँ भी चले जाएंगे आपको ओपन स्ट्रिंग ही आपको शुरू करवाएंगे। आप चाइना चले जाएंगे, आप अमेरिका चले जाएंगे, आप अच्छा उसका एक स्टेज है। जब तक आप ABC पढ़ेंगे नहीं, आप एप्पल नहीं पढ़ेंगे, आपको पहले A पढ़ाया जाएगा। सो अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई आपको अप्रोच करना चाहे फॉर योर, मेरा चाहे उनको बताएं, और फिर आखिर में कोई धुन आपसे सुन के गूगल पे मेरा नंबर है, अगर कोई वायलिन सीखना चाहता है, ठीक है, गूगल पे आपका नाम लिखिए, मेरा गुलाम अली लाहौती लिखे, ठीक, वहाँ पे मेरा नंबर है, मेरा एड्रेस है जो गुलबर्ग में है मेरा, ठीक है, वहाँ पे अगर वायलिन सीखना चाहे तो जरूर अगर आप सीखना चाहते हैं जो गुलाम अली लाहौती से आपको सर्च करें ऑन गूगल, तो आप जरूर इनसे कांटेक्ट करें। एंड वायलिन अगर आप सीखना चाहें, फिर आप इंप्रेस कर सकते हैं किसी को, मशवरा है आपके लिए। इन दी एंड थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। हम दिल जी चाहता है कि ज्यादा वक्त हो, लेकिन वक्त की कमी है, जाते जाते कुछ और अता कीजिए। हम इजाजत लेते हैं देखने वालों से, कल आपसे फिर मिलेंगे। हम गुलाम अली साहब को देते स्टेज, ये अच्छा से म्यूजिक के साथ हमारे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू।